हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक सेक्शन है, वो है सेक्शन 80C। ये सेक्शन हमें कुछ डिडक्शंस अलाउड करती हैं। जैसे कि जब हम इनकम टैक्स पे करते हैं तो कुछ हमारी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ जो करने से, या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो करने से हमें इनकम टैक्स में सेविंग हो जाती है, यानी इनकम टैक्स में छूट मिलती है। हमारी इनकम में से डिडक्ट होने के बाद जो इनकम बचेगा उस पर टैक्स लगता है। तो ऐसी कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स है जिसमें इन्वेस्ट भी हो जाए, इनकम भी हो जाए और साथ के साथ हमारे टैक्स में बचत भी हो जाए। तो ऐसे इंडिविजुअल्स और एचईएफ के लिए बनाई गई जो स्कीम्स हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमें डिडक्शन अलाउड है। सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन 80C के अंदर क्या अलाउड है। वो है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। आपने सैलरी जो पर्सन होते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है उसमें जमा होता है। अब बात करते हैं कि उस पर जो इंटरेस्ट आता है उस पर क्या वो टैक्सेबल होता है या नहीं होता, और जब हम विड्रॉ करते हैं तो कितना टैक्सेबल होता है या एग्जाम्प्ट होता है, या टीडीएस जो कटता है वो कितना कटता है और कब कटता है। तो प्रोविडेंट फंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें सबको, ये सैलरीड एम्प्लॉयज़ को तो खासकर पता ही होता है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो एग्जाम्प्ट है, यानी कि वो हमारी सैलरी में इंक्लूड होकर टैक्सेबल नहीं होता। अब जो हमारी सैलरी में से हमारा पोर्शन डिडक्ट होता है उसे हम 80C के अंदर एज ए डिडक्शन जो है टोटल इनकम में से जो है ले सकते हैं। अब बात करते हैं जब इस पर इंटरेस्ट मिलता है। अब इस फंड पर जब इंटरेस्ट मिलता है, अगर 9.5% तक मिलता है तो ये है एग्जाम। अगर 9.5% से ज़्यादा का इंटरेस्ट मिलता है तो ये बन जाएगा अदर इनकम हेड के अंदर टैक्सेबल। अब बात करते हैं कि अगर इस प्रोविडेंट फंड में से मुझे अगर कुछ विड्रॉ करना है तो क्या वो टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है। अगर 5 साल से पहले का अगर आप इस फंड में से विड्रॉ करते हैं तो आप इसमें जो था आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो, और इंटरेस्ट का जो आपका पार्ट होगा अगर आप उसमें से विड्रॉ कर रहे हैं तो वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा अगर 5 साल से पहले करते हैं। और अगर आप अपने पोर्शन में से अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि अगर आपने डिडक्शंस जो हैं ली हैं लास्ट ईयर्स में उस कंट्रीब्यूशन की, तो आपका जो भी अमाउंट विड्रॉ होगा वो टैक्सेबल होगा। अगर आपने डिडक्शंस नहीं ली हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जाम्प्ट होगा। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो स्पेशल जो है केसेस हैं, या जैसे कि आउट ऑफ कंट्रोल हैं, स्पेसिफाई की गई हैं। अगर उसमें अगर आपको ज़रूरत पड़ती है और उस वजह से आप 5 साल से पहले अपने प्रोविडेंट फंड में से अगर विड्रॉ करते हैं तो वो अमाउंट भी एग्जाम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। और 5 साल के बाद करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्ट में से करें, एम्प्लॉयर के पार्ट में से, इंटरेस्ट में से, या फिर अपने कंट्रीब्यूशन में से, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जाम्प्ट होगा। अब बात करते हैं टीडीएस। टीडीएस डिडक्ट होता है जब हम विड्रॉ करते हैं अपने प्रोविडेंट फंड में से। वो होता है नंबर 1 अगर 5 साल से पहले किया जाए। दूसरा 50,000 से ऊपर का अमाउंट अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो टीडीएस डिडक्ट होगा, और वो होगा 10%। साथ ही अगर आप अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं प्रोविडेंट फंड को तो भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो ये कंडीशंस है प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड। अब बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आपने बहुत सुना होगा कि रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें इन्वेस्ट करने से भी हमें कुछ डिडक्शंस मिलती हैं अगर कुछ इसमें इतना हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो फंड जो है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है, उसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट आप साल में कर सकते हैं 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का। इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है? इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एनआरआईज नहीं हो सकते। अब अगर मान लीजिए आज मैं रेजिडेंट हूँ, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोलने के बाद में मैं एनआरआई बन जाऊँ, तो वो जो लिमिट है 1.5 लाख की, वो मेरे लिए साल में 1 लाख कर दी गई है। अब एक ही इंडिविजुअल होगा तो एक ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड ही खुलवा सकता है। जॉइंट में ये जो है अवेलेबल फैसिलिटी नहीं है, इसमें अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं क्या मैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में से विड्रॉ कर सकता हूँ? जी हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 15 ईयर्स का। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं, अगर आप उससे पहले इसमें से विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। वो कंडीशन ये है कि एक तो 7th ईयर से ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा साल में 1 बार आप विड्रॉ कर सकते हैं, और उसके लिए भी लिमिट लगा दी गई है। और वो लिमिट ये है कि अगर आपका जो अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं
आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि जो 4th ईयर में आपका जो बैलेंस था उसका 50% और जो लास्ट ईयर का, जिस साल आप विड्रॉ कर रहे हैं उससे जो लास्ट ईयर का जो बैलेंस है उसका 50%, दोनों में से जो कम होगा अमाउंट, उस लिमिट तक आप पीपीएफ में से विड्रॉ कर सकते हैं। अब मानते हैं कि जब उसमें जो विड्रॉ करते हैं क्या वो टैक्सेबल होता है? जी वो टैक्सेबल नहीं होता है। जो भी आप पीपीएफ में से विड्रॉ करते हैं वो अमाउंट आपका टैक्सेबल नहीं होता है। सेकंड जो एटीसी में डिडक्शन मिलती है वो मिलती है एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की मिलती है। अब वो पॉलिसी कौन कौन ले सकता है? देखिए इंडिविजुअल ले सकता है अपनी वाइफ के, अपने लिए, वाइफ के लिए और बच्चों के लिए। देखिए बच्चे यहाँ पे जो है इनकम टैक्स एक्ट कहता है कोई भी हो, चाहे डिपेंडेंट हो, माइनर हो, मेजर हो, कोई भी हो, अपने बच्चों के लिए एलआईसी जो लेता है वो क्लेम कर सकता है। एचयूएफ अपने जो है डिडक्शन क्लेम कर सकता है किसी भी मेंबर के लिए गई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। अब बात करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में भी क्या कोई जो हम इन्वेस्ट करते हैं, जो हम पॉलिसी का जो प्रीमियम पे करते हैं, क्या वो पूरा का पूरा हमें अलाउड होता है? देखिए वो डिपेंड करता है। वो कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2012 के बाद कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उस पॉलिसी का जितना भी प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, आपके सम एश्योर्ड जो अमाउंट है उसके 10% से ज़्यादा का अगर है तो वो आपको डिडक्शन अलाउड सिर्फ 10% तक ही होगी। अगर हैंडीकैप है तो हैंडीकैप को ये डिडक्शन 15% तक अलाउड होती है सम एश्योर्ड अमाउंट के। अब बात करते हैं कि अगर मैंने 1 अप्रैल 2012 से पहले की अगर कोई पॉलिसी ले रखी है, अगर पहले से कोई पॉलिसी ले रखी है तो आज के टाइम पे वो लिमिट 20% की है। यानी कि अगर मैं जो भी अमाउंट एज ए पॉलिसी का प्रीमियम में पे कर रही हूँ वो सारा का सारा मुझे डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, उसका कंपैरिजन होगा मेरे सम एश्योर्ड से सम एश्योर्ड के 20% तक का अमाउंट ही मुझे एज ए डिडक्शन अलाउड होगा इफ़ पॉलिसीज बिफोर 1 अप्रैल 2012। अगर आफ्टर है तो 10% की लिमिट है। अब कोई कंडीशन जो है पॉलिसी के ऊपर ये भी है कि अगर आपने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ली है तो कम से कम 2 साल की पॉलिसी ये होनी चाहिए अगर आप डिडक्शन क्लेम करने जा रहे हैं तो। और अब अगर आप विड्रॉ करते हैं, अगर इस मैच्योरिटी से पहले यानी कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पूरा होने से, टाइम कंप्लीट होने से पहले अगर उसे विड्रॉ करते हैं तो आपके जो अमाउंट होगा क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं। जो आप अमाउंट विड्रॉ करेंगे वो उस साल अगर बिफोर मैच्योरिटी आप विड्रॉ करेंगे तो वो सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। वो सारी डिडक्शंस जो हैं आपने अब तक ली हैं वो सारी उस साल टैक्सेबल हो जाएंगी जो आपने पहले एज ए डिडक्शन क्लेम किया इनकम टैक्स में। अब नेक्स्ट स्कीम है वो है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये देखिए एक तरह की ना म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, ये एक टैक्स सेविंग पर्पज़ के लिए ही बनाई गई हैं। इनका लॉकिंग पीरियड 3 साल का होता है, यानी कि आप समझ लीजिए कि 3 साल से पहले तो आप इसको विड्रॉ कर नहीं सकते। अब जब ये स्कीम पूरी हो जाती है और आप इसको जो है सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं, सेल करने के बाद जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस गेन पे आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट जो है एटीसी के अंदर डिडक्शन जो आप ले सकते हैं वो है होम लोन। अगर आप होम लोन लेते हैं उस पर जो आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट जो आप पे करेंगे वो आपको एज ए डिडक्शन 80C के अंदर अलाउड होता है। साथ ही साथ जो आप अपने स्टैम्प ड्यूटीज़ और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी आप पे करते हैं वो भी आप 80C में डिडक्शन जो है क्लेम कर सकते हैं। एक जो है स्कीम है बहुत फेमस है सुकन्या समृद्धि योजना। ये सबको मालूम है कि गर्ल चाइल्ड के बर्थ पर जो है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्कीम के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एक तो ये गर्ल चाइल्ड के बर्थ पर जो है इन्वेस्ट की जा सकती है। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये साल का, और इसमें 2 गर्ल चाइल्ड तक ही स्कीम जो है लिमिट की गई है। इसमें गर्ल चाइल्ड की जो एज है वो 10 साल तक लिमिट की गई है। कम से कम 15 साल तक इस अकाउंट में आपको जो है कंटिन्यू इन्वेस्ट करना है। इसको 21 साल तक जो है आप मैक्सिमम रन कर सकते हैं, उसके बाद ये क्लोज़ कर दिया जाएगा। अगर आपको प्री मैच्योर यानी कि प्री क्लोज़ करना चाहते हैं, जैसे कि 21 साल से पहले ही आपको क्लोज़ करना है, तो गर्ल की चाइल्ड की जो एज है वो 18+ हो जानी चाहिए। 10 इयर्स कंप्लीट होते ही कि गर्ल चाइल्ड इस अकाउंट को खुद ऑपरेट भी कर सकती है। अब इसमें बात करते हैं कि अगर आप इसमें से प्री यानी कि अगर आपको विड्रॉ करना है, ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें आप विड्रॉ कर सकते हैं लेकिन 5 साल के बाद करेंगे। अगली जो स्कीम है वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8। ये स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपकी जो लिमिट है वो साल की है कि आप कम से कम 1000 रुपये और जो मैक्सिमम है 1.5 लाख तक
आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है। इनके अलावा हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, आपके नाबार्ड बॉन्ड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉन्ड्स हैं इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कम से कम 5,000 और मैक्सिमम 20,000 रुपये तक का। नाबार्ड बॉन्ड्स में जो नोट करने वाली बात ये है कि नाबार्ड में 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, जिसमें से रूरल बॉन्ड ही में इन्वेस्ट करने पर ही आपको डिडक्शन अलाउड होती है। नाबार्ड के भविष्य निर्माण बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। अब बात करते हैं 5 इयर्स के फिक्स्ड डिपॉजिट्स और 5 इयर्स के पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के बारे में। अगर आप 5 इयर्स की इस तरह की स्कीम लेते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स करवाते हैं या 5 ईयर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स प्लान लेते हैं, तो जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो भी आपको एज ए डिडक्शन अलाउड होता है, लेकिन जो इंटरेस्ट मिलता है वो एक्रूल बेस पे आपका इनकम टैक्सेबल होता है। अब बात करते हैं कि अगर फिक्स्ड डिपॉजिट पे अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए एक सेक्शन बनाई गई है 80TTB, और ये सेक्शन ये कहती है कि अगर एफडी पर इंटरेस्ट साल का 50,000 रुपये तक है तो ये सीनियर सिटीजन्स को अलाउड है कि वो इसकी डिडक्शंस 50,000 रुपये तक लिमिट तक ले सकते हैं। अब बात करते हैं एक और आप अलाउड है आपको ट्यूशन फीस। 2 बच्चों तक की जो ट्यूशन फीस है वो आप जो है ATC के अंदर एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ट्यूशन फीस में नोट करने वाले पॉइंट ये है, एक तो एडमिशन फ़ीस जो है वो अलाउड नहीं है, दूसरा फुल कोर्स की ही ट्यूशन फीस अलाउड है। जैसे कि कोचिंग सेंटर की अगर आप फीस देते हैं तो वो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप किसी प्ले स्कूल की ट्यूशन फीस देते हैं तो वो अलाउड आपको होती है, लेकिन मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स तक आपको अलाउड होगा। जो नेक्स्ट आपका है वो है आपका यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यानी कि यूलिप इसे कहा जाता है। यूलिप एक तरह का इंश्योरेंस भी है और एक तरह की इन्वेस्टमेंट भी है। इसका लॉकिंग पीरियड 5 इयर्स का होता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स चाहिए तो वो 10 से 15 साल के बाद ही इसके जो है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको रिसीव होते हैं। अब इसमें बेनिफिट्स ये है कि तो लाइफ भी कवर हो जाती है, आपको जो है एक इनकम भी रिसीव होती है, और साथ ही साथ आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी जो रिसीव होगी वो पूरी एग्जेम्प्ट होती है। ये 3 तरह का आप कह सकते हैं। इक्विटी होता है, इक्विटी प्लस डेप्ट होता है, और एक डेप्ट होता है। इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होता है। इक्विटी प्लस डेप्ट जो फंड होते हैं वो बैलेंस्ड फंड कहलाते हैं, और डेप्ट में आपका जो रिस्क है वो काफ़ी कम होता है। अब एक और स्कीम है जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इसे कहा जाता है, SCSS। अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप अपने इनकम टैक्स में सेविंग कर सकते हैं। इसमें अगर आप 55 कुछ लोगों के लिए एग्जाम्पशन, जैसे कि मान लीजिए अगर आप 55 साल से ऊपर हैं और आप किसी डिफेंस सर्विस से रिटायर्ड हैं या आपने सुपरएनुशियल रिटायरमेंट ली है, लेकिन आपकी एज अभी 55 साल से ऊपर 60 साल से कम है, तब भी आप स्कीम में इन्वेस्ट करके जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट ये है कि एक तो आप ये जो इन्वेस्ट करते हैं आप इसमें वो 1000 के मल्टीपल में ही इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा, आप अगर इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और आप चेक से जो है इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर आप 1 लाख से नीचे तक का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैश में आपको ये अलाउड है। 5 साल की स्कीम होती है, लेकिन इसे आगे अगले 3 सालों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। ये है सेक्शन 80C, जिसके में कुछ ये मेन आप इन्वेस्टमेंट्स करके अपने इनकम टैक्स में सेविंग कर सकते हैं, इनकम भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन एक सेक्शन के बारे में और जान लेना चाहिए क्योंकि इसकी लिमिट भी है, वो है जो मेन पॉइंट है इस टॉपिक का, वो है 80CCE। ये सेक्शन ये कहती है कि सेक्शन 80C में जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपको 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट का सालाना ही अलाउड होगा, उससे ज़्यादा का आपको अलाउड नहीं होगा। साथ ही एक सेक्शन है 80CCC, उसमें भी पहले 1.5 लाख रुपए की लिमिट थी, और एक सेक्शन थी 80CCD, जो ये सेक्शन न्यू पेंशन स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको अलाउड होता है इसके अंदर। अब 80CCE ने ये लिमिट लगाई है कि अगर सेक्शन 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1 का जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट निकल के आएगा उसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए से जो है ज़्यादा, मतलब लिमिट 1.5 लाख रुपए है, इससे ज़्यादा का आपको डिडक्शन अलाउड नहीं है। अब मान लीजिए कि मैंने लाइफ जो इंश्योरेंस पॉलिसी ही 1.5 लाख रुपए की ले ली, साथ ही मैंने 80 जो CCC है, CCC में होता है कि अगर आप किसी LIC के या किसी और इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको एज ए डिडक्शन अलाउड होता है। अब 80CCD वो है न्यू पेंशन स्कीम, ये एक तरह का ट्रस्ट है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपकी पेंशन जो है आपको मिलती है। इसमें आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तब भी कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब भी कर सकते हैं इन्वेस्ट। अब आपको जो है लिमिट देखनी है कि 80C में इन्वेस्ट जो आपने किया, अगर आपकी वो लिमिट 1.5 लाख रुपए
जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते ही कवर हो जाती है, तो क्या मैं 80CCC और 80CCD में जो इन्वेस्ट किया है क्या उसका बेनिफिट नहीं ले पाऊँगा? तो एक सेक्शन और बन के आई 80CCD1B। ये सेक्शन ये कहती है कि आप अगर एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपने जो है एनपीएस में मान लीजिए 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर दिया और जो है आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी जो है आपने 1.5 लाख रुपए की ले ली, तो आपके लिए जो 80CCE है वो लिमिट लगा देती है कि आप 1.5 लाख रुपए तक की आपको अलाउड है। अब जो मैंने एनपीएस में इन्वेस्ट किया तो वो सारा वेस्ट ही मतलब गया, मतलब उसका मुझे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो 80CCD1B जो है वो इसलिए इंट्रोड्यूस की गई ताकि आपको 50,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया जा सके, यानी कि एक तरह की आपकी लिमिट 2 लाख रुपये तक की बढ़ जाती है। आप जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए उसमें पूरे हो जाते हैं, तो और अगर आपने एनपीएस में भी इन्वेस्ट किया है तो उसमें भी आप 50,000 रुपये तक का डिडक्शन भी अलाउड आपको हो जाता है। 80CCD जो सेक्शन है इसके 2 पार्ट होते हैं, 80CCD1, 80CCD2। D1 के अंदर जो है 2 होते हैं पोर्शन, जैसे कि अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो जितना भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ इस एनपीएस के अंदर उसका कंपैरिजन किया जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम के 20% से। अब दोनों में से जो कम होगा वही मुझे जो है एज ए डिडक्शन अलाउड होगा। अगर मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो मेरी सैलरी के 10% तक का ही मुझे डिडक्शन अलाउड होता है। 80CCD2 के अंदर आता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एनपीएस, तो वो जो है 80CC की एग्जाम्पशन जो सेक्शन है उससे अलग किया गया है। 80CCE में जो लिया गया है वो लिया गया है 80CCD1 का ही पोर्शन, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड का इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉय का पोर्शन टूवर्ड्स एनपीएस। तो जिसकी लिमिट है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है GTI का 20% और सैलरीड एम्प्लॉय के लिए है उसकी सैलरी का 10%। इसलिए इंट्रोड्यूस की गई जो 80CCE में कवर नहीं होती है वो सेक्शन 80CCD1B। ये सेक्शन इसलिए इंट्रोड्यूस की गई ताकि आप अपनी लिमिट 1.5 लाख की जगह 2 लाख तक का जो है बेनिफिट इसमें उठा सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई बेनिफिट जो है यूज़फुल ज़रूर रही होगी। थैंक यू वेरी मच।